नमस्कार दोस्तों। 26 नवंबर से दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर, खास तौर से पंजाब, कुछ हरियाणा के, कुछ वेस्ट यूपी के और कुछ दूसरे राज्यों के छुट-पुट किसान डेरा डाले हुए हैं। 5 दौर की बातचीत इनकी कृषि मंत्री, रेल मंत्री के साथ हो चुकी है। 1 दौर की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो चुकी है। सरकार ने इनको प्रस्ताव भेजे हैं। जो इनकी चिंताएं थी उनको एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन आउटसाइडली उन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। और जो जुबान कांग्रेस, खास तौर से राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं, काले कानून बता करके तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मुहिम छेड़े हुए हैं, लगभग वही जुबान ये कथित किसान आंदोलनकारी बोल रहे हैं। एक गतिरोध की स्थिति है। क्या क्या इन्होंने किया है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष, जाने माने कृषि विशेषज्ञ, और आप इनको बहुत सारे टीवी चैनलों पर देखते रहे होंगे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि प्रधानमंत्री के पुतले फूंकने से, भारत बंद की कॉल देने से, जो टोल प्लाजा हैं उनको फ्री करने से, जाम लगाने से, दिल्ली को जगह जगह घेर करके बैठ जाने से, शक्ति प्रदर्शन करने से क्या समाधान निकल जाएगा? देखिए ओमकार जी, अगर नीयत साफ होती तो पूरा देश देख रहा है। जब इन्होंने पंजाब में रेल की पटरियों पर बैठ के आंदोलन शुरू किया था, इस आंदोलन को जब शुरुआत की गई तो उसे हवा दी कांग्रेस पार्टी ने। पूरी तरीके से सत्ताधारी दल है पंजाब में, और वामपंथी दलों के लोग जो है वो इसमें शामिल हो गए, क्योंकि वो तो बिल्कुल इसी काम के लिए बने हैं इस देश में, लाल झंडे वाले लोग। और कांग्रेस को यह पता होना चाहिए था कि जिस पंजाब में पहले किस तरह से बर्बादी का इतिहास रहा है, हजारों लोगों की जान चली गई, हमारे तमाम सुरक्षा बलों ने किस तरीके से पंजाब में शांति कायम की, उसी पंजाब की शांति को भंग करने की साजिश में आग से खेलने वाली कांग्रेस पार्टी और ये लेफ्ट पार्टियां, क्या यही इनकी देशभक्ति है? आज सबसे बड़ा सवाल मेरा इनके सामने ये है। जी जी। तब कहते थे, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी मंडी भी रहेगी, आपका एमएसपी भी रहेगा, आपको परेशानी कुछ नहीं है, आपको सरकार ने नए विकल्प दिए हैं, मर्जी आपकी है, तो ये सब कहते थे कि नहीं, हमें लिखित में चाहिए, गारंटी चाहिए, हमें मंडी की भी और एमएसपी की भी गारंटी चाहिए। और गारंटी प्रधानमंत्री पब्लिकली कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, सरकार हर जगह कह रही है, तो आपको भरोसा नहीं। आप इसी गारंटी गारंटी करते करते दिल्ली तक आ गए। दिल्ली आने की नीयत क्या है आपकी? इसके पीछे खेल क्या है? कौन सी ताकतें हैं? ये सब चीजें देश देखेगा ओमकार जी। ये खेल हिंदुस्तान से नहीं खेला जा रहा है, धीरे धीरे सब चीजें एक्सपोज हो रही हैं। मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि बात कहीं और है, तार कहीं और जुड़े हैं, खेल कहीं और से खेला जा रहा है। कनाडा का और प्राइम ये मिनिस्टर बयान देता है, अमेरिका में हमारे देश के एम्बेसीज के सामने, हमारे इंग्लैंड के अंदर हमारे हाई कमीशन के सामने जिस तरीके से नारेबाजी होती है भारत के विरोध में, राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां क्या कर रही हैं,
खुल के कहा जाता है कि हम इतने $53 मिलियन हम भेज रहे हैं। ये सब क्या है? ये कौन सी फोर्सेज हैं खालिस्तान की ताकतें जो बाहर है? और बात यहीं तक सीमित नहीं। देखिए, हम मानते हैं सिख हमारे भाई जो है, जिन्होंने देश की सीमा पर किस तरीके से सिख बटालियन देश के लिए सेवा करती है। पंजाब के किसानों ने किस तरीके से गेहूं और धान की पैदावार में भागीदारी निभाई। किसान बहुत भोला भाला, लेकिन ऐसी ताकतें। अब स्थिति कहां से कहां आ गई, बात वहीं तक नहीं रही, क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो सम्मान बढ़ा है पिछले 6 सालों में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू करवाया है और यह साबित किया कि हिंदुस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है और भारत का सम्मान करना सीखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान, इस बात को पचा नहीं पा रहा। क्या वजह है कि लाल झंडे वाले लोग, ये चीन के इशारे पे काम करने वाले लोग, ये कब से किसानों के हिमायती हो गए, ये लाल झंडे लगा लगा के। और जिस तरीके की नारेबाजी और जिस तरीके से विदेशी फंडिंग पर काम करने वाले एनजीओ वहां पहुंच गए हैं किसानों के बीच में, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये शर्जील इमाम को छुड़वाने वाली बात, ये कौन से कवि हैं, ये वरवरा राव कौन है, इनका क्या लेना देना, ये कौन से किसान आंदोलन की मांग है। और मांग पत्र में जो 6 नंबर पे मैंने पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद शर्म से सर झुक जाता है कि जिन्होंने देश के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ जिनको जेल में भेजा गया है, उनको छुड़वाने की सिफारिश मैं अंतरात्मा से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी वफादार किसान कर नहीं सकता। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हिंदुस्तान के कोई भी किसान साथ नहीं देगा। तो ये इसलिए मैंने कहा है कि ये खेल कहीं और है। अब इन तमाम चर्चाओं, पहली बार आपने भी देखा है, देखिए आप 87 के आंदोलनों से ओंकार जी आप कवर कर रहे हैं। आपने करमू खेड़ी को कवर किया, आपने मेरठ को कवर किया, आपने भोपाल के आंदोलन को किया, आपने खैर के आंदोलन को किया, आपने रजबपुर को किया, आपने दिल्ली को किया, आपने तमाम आंदोलन जितने भी हुए पश्चिमी यूपी से लेकर दिल्ली तक आपने कवर किया। आप इतिहास जानते हैं, किसानों का अधिकार है लोकतंत्र में, सबका हक है मांगने का, और मांगना कोई अपराध नहीं होता, अपनी बात कहने का हक है। किसानों ने अपनी बात कही है और आज भी आप देख रहे हैं किसान अपनी बात जो कह रहे हैं, उनकी बात को सरकार ने बैठ के बातचीत करने के लिए 6 बार बातचीत हो चुकी है। और पहली बार आप भी देख रहे होंगे कि सरकार खुले मन से बार बार ये कह रही है कि बिंदुवार आप बात करिए, जिस जिस बिंदु पर आपको आपत्ति है उस बिंदु का समाधान करें। सबसे पहले आपने कहा हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए, सरकार ने कहा एमएसपी की गारंटी देने को तैयार। आपने कहा मंडी की गारंटी चाहिए, सरकार ने कहा मंडियों का और विकास करेंगे, मंडी की गारंटी देने को तैयार है। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये जो जमीन का खतरा है ये नहीं होना चाहिए और ये अदालती अधिकार होना चाहिए, एसडीएम और डीएम से काम नहीं चलेगा। सरकार ने कहा हम अदालती अधिकार भी, हम फास्ट कोर्ट बना देते हैं, ट्रिब्यूनल बना देते हैं अलग से किसानों के लिए विशेष रूप से, जिससे कि अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े, तुरंत आपको न्यायिक अधिकार दे रहे। सरकार से कहा गया कि जमीन छिन जाएगी। देखिए किस तरीके की बातें ये लोगों ने उड़ाया, किसानों को कहा तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। सरकार ने कहा जमीन का कोई वास्ता नहीं है इस कानून में लिखा। उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई शक है, उसको भी सरकार ने कहा। एक अगला पॉइंट पे मैं आता हूं कि पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना किसने कहा, कहां ये बात है। आप ये देखिए किस किस तरीके से बदनाम करने की साजिश, किसानों के कंधों पे चढ़कर देश में अशांति फैलाने की साजिश, दिल्ली में दंगे करने की साजिश, देश में दंगे करने की साजिश करने वाले ये सामाजिक तत्व, देशद्रोही लोग हैं, ये ढपली गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग करना क्या चाहते हैं, किसानों के कंधे पे चढ़कर। हैं, कांग्रेस को शर्म नहीं आती? राहुल गांधी आपके यूपीए 1 और यूपीए 2 कर क्या रहा था? आपके प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, उनको लाइए सामने। मैंने कई कार्यक्रमों का, मनमोहन सिंह सामने आए तो हम भी उनसे पूछे कि आप तो
फूड कूपन लाने की योजना लागू कर रहे थे देश में, तब हमने रुकवाया सब लोगों ने। और फूड कूपन का मतलब क्या था कि ये एमएसपी खत्म, प्रोक्योरमेंट खत्म, कंपनियों के उसमें जाएंगे, उनसे कूपन देंगे, अनाज लेंगे राशन के लिए और चले जाएंगे। ये सब क्या खेल था। आपके कृषि मंत्री रहे यूपीए 1 और यूपीए 2 में शरद पवार जी, वो क्या लिखते हैं 10 अगस्त 2011 में, 11 अगस्त में 2011 में पत्र लिखते हैं देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को कि एपीएमसी एक्ट में तत्काल बदलाव करना, इनको खत्म करिए। और ये मुख्यमंत्रियों को दबाव डालते हैं कि आप देरी क्यों कर रहे हैं, देरी करना ठीक नहीं है, देरी करने से दिक्कत होती है। तब तो इनको दिक्कत हो रही थी। और आज वही शरद पवार जी राष्ट्रपति से मिलने के लिए कौन सी नौटंकी, कौन सा बहानेबाजी करके आप देश के किसानों को धोखा देते हैं। अरे आज तक मात्र 8% लोगों को एमएसपी का लाभ मिला है, और वो एमएसपी का लाभ 98% खरीदी पंजाब की होती है। पंजाब से धान और गेहूं की खरीद होती है। सबसे ज्यादा लाभ पंजाब को और हरियाणा को मिला, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे भाइयों को मिला। लेकिन उन 92% लोगों को जिनका आज तक इस देश के मंडियों के दलालों ने शोषण किया है, उनके लिए अगर पहली बार सरकार ने विकल्प दिए हैं तो ये राहुल गांधी और ये लाल झंडे वाले राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं, ये लोकतंत्र है या ये गुंडा तंत्र है, ये शर्म आज मुझे आ रही है। हेली आप ट्रैक्टर पे बैठकर, और उस पे भी सोफा लगा के बैठ के चले थे। आपने पंजाब में आग लगाने का सारा तो काम किया है, अब क्या करना चाहते? ये बहुत खतरनाक हालात इन्होंने दिल्ली में, और ये शाहीन बाग 2 करने की, ये क्या है योगेंद्र यादव, ये सोनिया गांधी की जो एनएसी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें मेंबर रहे हैं। तब तो एपीएमसी खत्म करने की बात कर रहे थे, तब तो मंडियों को खत्म करना, एपीएमसी खत्म करो, बाजार खोलो, ईसी एक्ट को खत्म करो। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा 2019 के कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो एपीएमसी को खत्म करेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करेंगे, ये तो स्पष्ट लिखा है। और आज झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती इनको? कहते हैं मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा। अरे आपके कपिल सिब्बल जी संसद के अंदर बयान दे रहे हैं, आपके अजय माकन एआईसीसी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी साथ बैठे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी की चेयरमैनशिप में आपने कमेटी बनाई 8 मुख्यमंत्रियों की, उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा रिफॉर्म जरूरी है, उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट को जो है तत्काल जो है बाजार खोलने के लिए बदलाव करने जरूरी है। तो आप करते क्या है और आप कहते क्या है? आप कितना झूठ बोलेंगे, कितना धोखा देंगे, कितना किसानों को बर्बाद करने का इतिहास और लिखना चाहते हैं? अरे 92% किसान, जिसका इस देश में आज तक, जिसने अन्नदाता ने सेवा की है, जिसको आज तक उसकी उपज का मूल्य नहीं मिला, लाभकारी तो छोड़िए, मूल्य भी नहीं मिला, लागत नहीं मिली, कर्जे में पैदा हुआ है, कर्जे में पूरा जीवन निकाल दिया, कर्जे में मर रहा है, और तो और आत्महत्या कर रहा है। और ये जो अवार्ड वापसी गैंग है ना, ये तब कहां थे जब इस देश में पंजाब में 150 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की, तब किसी ने अवार्ड वापसी नहीं की। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं जिनसे सीधे चोट पहुंचती है, आत्मा को दुख होता है कि ये हिंदुस्तान में गरीब किसान के लिए इनकी आत्मा कब जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं कुछ आंकड़ों पर निगाह डाल रहा था जी। एमएसपी की अगर बात करें तो 2013-14 में गेहूं 1400 रुपए, अब 1975 रुपए, यानी 41% बढ़ोतरी। हाँ। धान तब 1310 रुपए, अब 1868, यानी 43% बढ़ोतरी। हाँ। मसूर के दामों में 73% बढ़ोतरी, उड़द के दामों में 40% बढ़ोतरी, मूंग के दाम में 60% बढ़ोतरी, अरहर में 40% बढ़ोतरी, सरसों में 52% बढ़ोतरी, चने में 65% बढ़ोतरी। तो ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, या अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? जो आम किसान है, जिनको फायदा मिल रहा है, वो तो इस आंदोलन के साथ नहीं हो सकते हैं। फिर ये आंदोलनकारी हैं कौन? क्या ये मंडी समितियों के कमीशन खोर हैं, बिचौलिए हैं, या कांग्रेस के ही वर्कर हैं जो यहां आकर के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं
और देश दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से शाहीन बाग में इन्होंने आंदोलन चला करके मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी साबित करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, उसी जी तरीके से इस आंदोलन का क्या मकसद ये है कि इस सरकार को किसान विरोधी कह करके पूरी देश और दुनिया में बदनाम किया जाए। जी, इनका देखिए ओमकार जी, आपने तीन बातें कही। एक तो एमएसपी की जो दाम थे और आज क्या है। पहली बात, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कमीशन की बात तमाम राजनीतिक दलों के लोग करते हैं, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन कमीशन ने मुझे भी बुलाया था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भी बुलाया था, जो सीपीआई के अतुल अंजान हैं, हमारे मित्र हैं, वो खुद उसमें आयोग में सदस्य थे, और भी लोगों को बुलाया था। तब तो बात रिफॉर्म की गई थी, तब तो बाजार खोलने की बात थी, तब तो एग्रो प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात थी, तब तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात थी। वो रिपोर्ट 2006 में आई और यूपीए 1 में 2006 में रिपोर्ट आ गई थी। वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। 2014 तक यूपीए में कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट भी उसमें साझीदार थे पहले सरकार में, 2009 तक। वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रही, कोई लागू नहीं की, किसी ने पूछा नहीं। और उसमें जो लाभकारी मूल्य देने की बात थी, मोदी सरकार ने 50% और उससे भी ज्यादा लाभकारी मूल्य लागत पर जोड़कर किसानों को दिया है। ये पहली बार इस देश में न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए, आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए इन्होंने किए। खुद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने सरकार को लिखा था कि मेरे आयोग की जो मुख्य सिफारिश थी उन सबको आपने लागू किया, उसके लिए धन्यवाद। और ये छिपा नहीं है, ये पत्र, ये उनका आर्टिकल भी छपा हुआ है। तो ये तो है। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं। यूपीए 2 में 2009 से लेके 2014 तक दालों की खरीद इस देश में 645 करोड़ रुपए की हुई, और गेहूं और धान की खरीद इस देश में 2009 से 2014 तक 2 लाख करोड़ रुपए की हुई। ये कांग्रेस का करैक्टर सामने है। और मोदी सरकार बनने के 2014 से लेकर 2019 तक दालों की खरीद 49,000 करोड़ रुपए की गई है, और धान की खरीद 5 लाख करोड़ रुपए की गई है। पहले से 2.5 गुना धान की खरीद की गई, 50% लाभकारी मूल्य जोड़कर की गई, दालों की खरीद 70 गुने से ज्यादा की गई। और फिर ये किसानों के खिलाफ ये कांग्रेस और ये तमाम लाल झंडे वाले और ये सारे आईएसआई के दलाल जो हैं, राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने शाहीन बाग में मोदी को ये साबित करने की कोशिश की कि मुस्लिम विरोधी हैं। अरे इस देश की तमाम योजनाओं का लाभ, चाहे मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए हो, चाहे शौचालय बनवाए हो, चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे घरों के लिए 2.5 लाख रुपए सब्सिडी देने की बात हो, सबसे ज्यादा उन योजनाओं का पैसा और लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मोदी सरकार ने दिया है। उसके बाद भी मोदी का विरोध करने की ये लोग जो ढोंग और ड्रामा कर रहे हैं, ये राष्ट्र के हित में नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जितनी सहायता इस सरकार ने दी है, आजादी से लेकर आज तक किसी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए इतना काम नहीं किया। इतने घर बनवाए, इतनी गैस दी, इतनी उज्ज्वला योजना में आपको दिया है, आपके शौचालयों के लिए सब कुछ आपके लिए किया, आपके लिए राशन का किया, आपको सब कुछ। अब आप कोरोना पीरियड को देखिए, इस हालात में जब पूरी दुनिया में हालात खराब थे, भारत की स्थिति देखिए। इस सरकार ने तमाम लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज हर महीने 35 किलो दिया है, दाल दी है 5-5 किलो हर महीने जो है। तो ऐसी कौन सी सरकार है जो गरीब के हित के लिए इतना सब काम करती है। देखिए, मैंने आपको बताया है ओमकार जी, ये खेल हिंदुस्तान के अंदर जो ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें पैदा हो गई हैं, ये अंतरराष्ट्रीय खेल है। और चीन तो बौखलाया हुआ है मोदी जी से, मोदी सरकार से, क्योंकि सीमा पर जिस तरीके से जो हालात चीन ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की और जिस तरीके से हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन की थू-थू हुई है, किरकरी हुई है, उसके जवानों को जिस तरीके से ठोका है हमारे जवानों ने, तो वो उसका बदला लेने की साजिश
मोदी जी के खिलाफ इन किसानों के नाम पर ये पंजाब के और हरियाणा के सारे आड़ती, सारे बिचौलिए, सारे दलाल और कांग्रेस पार्टी और लाल झंडे वाले लोग इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। ये है सबसे ज्यादा नाश की निशानी, ये किसानों के दुश्मन है। शैलजा जाती है कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन लेके हरियाणा के महामहिम के पास, और जब निकलती है और जब मीडिया के लोग पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों राजनीति कर रही है, तो क्या कहती है शैलजा? कहती है जब कंधे मिल रहे हैं किसानों के, तो हम किसानों के कंधों पर क्यों राजनीति ना करें। तो और क्या करेंगे? अभी आप देखिए कांग्रेस के सारे एमपी अभी किसानों के बीच में जा रहे हैं धरने पे नौटंकी करने। शशि थरूर उस धरने में जाके बैठ रहे हैं। ये क्या नाटक है? अरे शशि थरूर, आपको और मणिशंकर को तो पाकिस्तान ही याद आता है। आपको तो पाकिस्तान से प्यार है, तो कम से कम हिंदुस्तान के किसानों को, उस पाकिस्तान के प्यार को आप उनकी प्लेट में डालने की कोशिश मत करो, आग से मत खेलो। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के किसान बहुत भोले हैं, उनके साथ सारे आप देखिए जो किसान नेता हैं, जो कह रहे हैं हम किसानों के नेता हैं, इस धरने के अंदर आप एक एक आदमी के चेहरे को देखिए, उसका देखिए कि वो करता क्या है। क्या वो खेती करते हैं? अनान मुल्ला क्या खेती करते हैं? योगेंद्र यादव क्या खेती करने जाता है कहीं? योगेंद्र यादव का कुछ धंधा ये है क्या? कभी आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बन के मस्ती मारते हैं, कभी आप चुनाव विशेषज्ञ हो जाते हैं, कभी आप पार्टी में समाज के ठेकेदार हो जाते हैं, जब कहीं नहीं तो एक और कोई दुकान खोल लेते हैं। इस तरीके का एक नहीं है, सारे लोग, और एक एक करके देखिए सब कामरेड है। हमारे कई मित्रों से मेरी बात हुई, कह रहे थे, कहने लगे कामरेड कह रहे हैं हमें 10 आदमी नहीं सुनते थे, आज तो हमें पंजाब में पूरी भीड़ मिल गई है और हमारे सब जो पीछे हो रहे हैं। अरे तुम्हारे पीछे हो रहे हैं, तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? अगर किसानों के हिमायती थे, ये बात नहीं होने देना चाहते ओमकार जी। जैसे ही सरकार से वार्ता होने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं दिल से कि बात हो जाए और ये बात निपटे, लेकिन ये लोग आग लगाते हैं और ये कहते हैं नहीं, कानून वापस लो, सुधार नहीं चाहिए, कानून वापस लो, क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों को हिसाब देना है और ये दिखाना है कि हमने मोदी को कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के 92% उन गरीब किसानों की ताकत मोदी के साथ है, जिसको आज तक बाजार नहीं मिला, जिसका शोषण हुआ है, इन दलालों ने जिसको लूटा है, वो गरीब किसान खेत में काम कर रहा है। ये बादाम, काजू, हलवे और जलेबी और एयर कंडीशन रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ये लोग आंदोलन के लिए कर रहे हैं। ये आड़ती, ये दलाल और ये नेता। उस गरीब किसान के पास पैसे नहीं है कि वो दिल्ली तक आ सके। कहां से आएगा? वो तो रेल से भी नहीं आएगा। ये तो फॉर्च्यूनर, ऑडी में चलने वाले लोग हैं। तो इनकी स्थिति और देश के 92% किसानों की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। एमएसपी भी इन्हीं को मिला, लाभ भी इन्हीं को मिलेगी, सब्सिडी का लाभ भी इन्हीं को मिलेगा, प्रदर्शन भी यही करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। कम से कम उनको भी देख लीजिए जिनको आज तक कुछ नहीं। अगर उनको विकल्प मिल रहा है, आपको दिक्कत क्या है? आपको किसने रोका है? आपको किसने कहा कि मंडी में मत बेचिए? आप जाइए, मंडी में बेचिए, सब कुछ करिए। कौन मना करता? कोई मना नहीं कर रहा। आपको हाथ तो नहीं रोके। आप बाहर बेचिए, मंडी में बेचिए, खेत में बेचिए, गांव में बेचिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ओमकार जी जी। हम और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आप ये बताइए कि कल तक एक गांव का आटा चक्की वाला आदमी किसान से 50 बोरी गेहूं नहीं खरीद सकता था। अगर उसने खरीद लिए तो मंडी समिति वाले तत्काल वहां पहुंच जाते थे और कहते या तो तेरी चक्की को सील कर देंगे और नहीं तो निकाल पैसे रिश्वत के। तो अगर किसान अपने गांव में आटा चक्की को अपना 10 बोरी 20 बोरी गेहूं नहीं दे सकता था, तो ये कौन से तरीके थे जो जो लोग बात करते हैं कि ये है ये। मेरा उनसे सवाल है कि भैया उसको तो देखिए जो हो रहा था इस देश में हालात हैं, उनको नहीं देखते? दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर और लंबी लंबी बात करते हो। गांव की स्थिति को देखिए। जिस गरीब के बच्चे के लिए पढ़ाने को फीस नहीं है, बीमार का इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, पैर में पहनने के लिए जूता नहीं है, कर्जा लेके बैंक से और सोसाइटी से खाद लेता है, बीज लेता है, दवाई लेता है, सब कुछ करता है।
और उसके बाद भी वो तरसता है कि कब पर्ची आएगी और कब गन्ना डालूंगा, और उसका भुगतान अगर टाइम पे नहीं मिले तो वो परेशानी में रहता है। लेकिन इस सरकार ने गन्ने के भुगतान की व्यवस्था के लिए जो चीनी का रिजर्व का दाम करा है, उससे चीजें सुधरी हैं। और एथेनॉल के लिए जिस तरीके से इन्होंने शुरू कराया है, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। आपको तो पता है, मैंने तो सन 93 में कहा था कि भारत को एथेनॉल की तरफ, पावर अल्कोहल की तरफ जाना होगा, तभी गन्ने की समस्या का समाधान होगा। और आज वही सच्चाई है। ये कहां कर रहे थे? इन्होंने किया गया 10 सालों तक, जब हम पावर अल्कोहल की बात थी, इन्होंने तो कभी नहीं किया। इनको क्या लेना देना गन्ना किसानों से या किसानों से? और मेरी एक डॉक्टर बात और साहब। है, ओंकार जी, इस जी देश जी। में कुल कृषि उत्पाद लगभग 19 लाख 20 लाख के करीब के, और जी जी। उसमें 19-20 लाख में मान लीजिए उतार चढ़ाव भाव का 1/3 दूध और दूध के उत्पादों का, 1/3 सब्जी और फलों का, और 1/3 धान, गेहूं, दलहन और तिलहन का है। तो उनको भी तो देखिए ना, सब्जी वाले, पशुपालन करने वाले, पशुओं के किसान, उनकी दुर्गति बहुत हो रही है। आपका तो हो ही रहा है सब कुछ, और सबका होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि देश के हर गरीब किसान का, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है। उनको भी बाजार, उनका भी सुधार, उनके लाभकारी मूल्य उन्हें मिले, ऐसी व्यवस्थाओं को सरकार को करना चाहिए, उन नीतियों को अपनाना चाहिए, और वही नीतियां इस सरकार ने शुरू की। आपने अभी चीन का जिक्र किया और चीन से इनके लिंक और इनके स्वार्थों की तरफ भी इंगित किया है। मैं एक घटनाक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर और जो मोबाइल कंपनियों के, नेटवर्क कंपनियों के लोग जुड़े हुए थे, उस दिन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि अब भारत में 5G बहुत जल्दी आने वाला है। 2021 जुलाई तक शायद उन्होंने कहा कि 5G आ जाएगा। और आप जानते हैं, पूर्वी लद्दाख की सिचुएशन के बाद भारत ने चीन के खिलाफ जो बड़े कदम उठाए हैं, उनके ऐप तो प्रतिबंधित किए ही हैं। जो हुआवे कंपनी है, जो पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क की सेवाएं देने वाली थी, भारत के इनिशिएट करने के बाद अमेरिका में भी झटका लगा उसको, ब्रिटेन में भी झटका लगा। दुनिया के कई देशों ने हुआवे कंपनी से अपने हाथ खींच लिए। जिस दिन ये ऐलान किया मुकेश अंबानी ने कि यहां पर 5G जून या जुलाई 2021 में आने वाला है, उससे ठीक अगले दिन इन्होंने जो है ये ऐलान करवा दिया कि रिलायंस के जितने भी नेटवर्क के कनेक्शन हैं, सिम हैं, उनको हम चेंज कराएंगे दूसरी कंपनियों से। ये कितना जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं कि ये चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं, खालिस्तानियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में जो भारत विरोधी लोग बैठे हुए हैं, उनके इशारों पर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी ओमकार जी, आपने अपने जीवन में सरकारों से, सरकारों के बीच में तो एमओयू हस्ताक्षर होते देखे होंगे। मैंने भी सरकारों में काम किया है, लेकिन एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, वो भी सत्ताधारी दल का जनरल सेक्रेटरी, चीन की सत्ताधारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठकर एमओयू साइन करे, ये कौन सा एमओयू था भाई? क्या लेना देना था कांग्रेस पार्टी का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो है? ये कौन से एमओयू साइन? यही एमओयू साइन हो रहे थे कि चीन के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी, जैसा आपने अभी उदाहरण दिया है। ये सब खेल यही सब है, और ये देश के हित में नहीं है। किसान के तो हित में है ही नहीं, लेकिन देश के हित में भी नहीं है। कांग्रेस ने कभी किसानों का साथ नहीं दिया, कभी किसानों के हित के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस ने शोषण कराया है। आप गहराई में जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि WTO तो बाद में बनाना, 1 जनवरी सन 95 को। पहले तो गेट था, और गेट जो था वो कॉमर्स के लिए था, और उसमें एग्रीकल्चर कहीं नहीं था। सन 87 में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। और जब एग्रीकल्चर नहीं था, तो एग्रीकल्चर किसने जुड़वाया? कौन लोग थे? राजीव गांधी को मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा उस समय, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी हो गई है,
और दुनिया के बाजार में महंगा है कृषि के उत्पाद, हमारे सस्ते हैं, और हम विश्व बाजार में कृषि उत्पादों का कब्जा हमारा हो जाएगा और देश के किसान को माला माल हो जाएगा। और उस तरह से गुमराह करके बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कांग्रेस पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने इसको एग्रीकल्चर को गेट में अप्रूवल दिया। ये ठीक नहीं हुआ कि बिना संसद के अप्रूवल के। आज कांग्रेस से संसद से पास हुए 3 बिलों को विरोध कर रही है। अरे आपने तो एग्रीकल्चर को गेट में बिना पार्लियामेंट के, बिना अप्रूवल के से गेट में कृषि को जुड़वा दिया। आपने तो इतना बड़ा पाप किया था, अपने पापों का प्रायश्चित तो करके देखिए। कहां कहां आपने अपराध किए हैं। 2013 में WTO के मिनिस्ट्रियल मीटिंग में उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर जब फूड सब्सिडी की बात समझौते में जब बात चली तो ये तो सरेंडर कर गए थे। हिंदुस्तान के तमाम संस्था के जितने लोग थे, ऑर्गेनाइजेशन के, सबने विरोध किया कि नहीं, हम सब्सिडी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हम जो है एग्रीकल्चर पे MSP की जो है उसे बंद नहीं होने देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनको क्या टुकड़ा डाला उन्होंने विकसित देशों ने कि ठीक है हम आपको पीस क्लॉज दे देते हैं। पीस क्लॉज का मतलब है 3 साल के लिए आपको टाइम दे देते हैं और आप फेज वाइज अपनी सब्सिडी को खत्म कर देंगे धीरे धीरे। ये पीस क्लॉज लेके आए थे 2013 में। देश के किसानों को तो ये भी नहीं पता कि जब 2014 में उस समझौते पे सिग्नेचर करने के लिए डॉक्यूमेंट आए थे तो यही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये कह के आप रिजेक्ट कर दिया कि हम इस पर समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हमारा कोई वायदा नहीं है कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम नहीं करेंगे और हम अपनी MSP को जारी रखेंगे। अरे आज अगर MSP जिंदा है, आज अगर खरीद किसानों की हो रही है तो ये नरेंद्र मोदी के 2014 के उस समझौते को रिजेक्ट करने के परिणाम का देन है। और आज आप कहते हैं कि लिखित में दे। अरे सरकार लिखित में भी आप प्रधानमंत्री का कोई शब्द नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि आपने हमेशा कहा कुछ है और करा कुछ है। आपकी कथनी और करनी का भेद है और आप यही मानते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी आपके जैसे ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नीति और नियत पर यदि कोई व्यक्ति शक करता है तो खुद के साथ अपराध कर रहा है, देश को धोखा दे रहा है और देश के साथ अपराध कर रहा है। नरेंद्र मोदी की नीति और नियत बहुत साफ है। वो विकास के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए उन्होंने ये बिल इसलिए बनवाए कि कोरोना पीरियड में जब उन्होंने देखा कि देश के किसानों ने देश को सुरक्षित रखा है तो उन्होंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को और मंत्री को और सबको कहा कि तत्काल किसानों के हित के लिए और आमदनी बढ़ाने के लिए करिए, क्योंकि किसानों की वो ताकत है जिन्होंने दूध, सब्जी, अनाज सब कुछ देश को दिया है कोरोना में। तो आपका ये फर्ज बनता है, मेरी सरकार का फर्ज बनता है कि कोरोना काल में ही किसानों के विकास के लिए काम करें। और तब उन्होंने यह अध्यादेश लाए। उनकी नीति किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने की। जब एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी सीधे किसान से खरीदेगी, 10,000 FPO मोदी सरकार की बनाने की योजना है और वो ये है कि ब्लॉक स्तर पर 10-10, 12-12 गांव में FPO इसलिए बनने जरूरी है कि उसमें 300 मेंबर होंगे और 300 मेंबर जब होंगे उसमें तो 300 किसानों का भला होगा और 300 किसान मिलके और उसमें एग्रो प्रोसेसिंग में आएंगे, पैकिंग करेंगे, अपना कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, सीधे उपभोक्ता से बेचने का अधिकार होगा, टैक्सों से मुक्ति उसमें 5 साल के लिए है किसानों को। तो ये सब चीजें हैं और कोऑपरेटिव के जैसे अधिकार FPO को दिए हैं। कोई इंटरफेयर करेगा नहीं कोई सरकार का अधिकारी, क्योंकि सहकारिता में तो बहुत इंटरफेयर है सरकारों का, इसमें नहीं है। तो उसका वजह यही है कि खेत से उत्पाद जो है उनको वहां बेचने से काम नहीं चलता। आप एक बात सोचिए, 1/3 सब्जी और फल इस देश के मार्केट में है। शाम को किसान तोड़ता है, रात को लाता है, सुबह को मंडी में आते हैं, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो सब्जी बिकती है और वो सब्जी जब किसान पैसा लेके गांव तक पहुंचता है तब तक वो 20 से 25 और 30 रुपए किलो हो जाती है। तो वो जो मुनाफा है बीच का 4 गुना, जब तक किसान उस मुनाफे में अपना हाथ का सिकंजा नहीं मजबूत करेगा, जब तक उपभोक्ता से नहीं खड़ा होगा, जो सरकार की योजना है उसमें नौजवान पीढ़ी को, आप रिलायंस के शोरूम में हमारे बच्चे सब्जी बेच सकते हैं,
क्यों नहीं अपने एफपीओ बना के और अपने उसमें गांव में क्लस्टर खड़े करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के क्लस्टर की योजना मोदी सरकार ने इसलिए दी कि 10-10, 12-12, 15-15 गांव के बीच में क्लस्टर बनेंगे तो नई पीढ़ी खड़ी होगी, प्रोसेसिंग करेंगे, सीधा उपभोक्ता को बेचेंगे, तभी तो आर्थिक रूप से सुधार होगा। इस देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख थे, उन्होंने ये कहा था ओमकार जी कि जब तक किसान बाजार में नहीं खड़ा होगा, जब तक वो एग्रो प्रोसेसिंग में नहीं आएगा, तब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा। देश के सम्मानित किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी हुए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगा दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक किसान बाजार में नहीं खड़ा होगा, वो कभी मजबूत आर्थिक रूप से नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुझे एक और बात कहनी है कि जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलनों में लड़ते रहे, जिन्होंने पूरे जीवन ये कहा कि इस देश में अगर कोई सुई भी बनाता तो अपना माल अपनी मर्जी से बेचता, देश के मंडियों में किसानों के साथ लूट मार होती है, भाई ये सरकार जो बाजार क्यों नहीं खोलती, हमें बाजार खुला हुआ चाहिए। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री, जब मैं उस सरकार में चेयरमैन था भारतीय राज्य फार्म निगम का, भारतीय गन्ना विकास परिषद का अध्यक्ष था, तब महेंद्र सिंह टिकैत की मुलाकात जो चौधरी साहब की जो है नरसिम्हा राव से हुई, और तब राव साहब से कहा कि प्रधानमंत्री जी हमें बाजार खोल दो। वो कहने लगे भाई ऐसे कैसे बाजार खोल दे, तो बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं, और नहीं खुला। आज में सवाल ये है कि हम 27 सालों से ये मांग कर रहे थे बाजार खोल दो, और आज बाजार खुला है, तो हम किस वजह से, मेरा सवाल समझ लीजिए, कौन से हालात हैं? क्या हालात बदल गए? क्या किसान मजबूत हो गया आर्थिक रूप से? किसान को उसके अधिकार मिल गए? आज हम बाजार खोलने का विरोध क्यों करने पे उतरे हैं? सबसे बड़ा सवाल, ये जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन लगा दिया आंदोलनों में, बड़े बड़ा देश को नेतृत्व किया हो, वो कहते हुए चले गए इस दुनिया से कि बाजार चाहिए, बाजार में खड़ा होगा किसान तब बचेगी जान, और आज ये बाजार से खोल दिया इस सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई, तो कौन सा अपराध कर दिया? ये सवाल मेरे मन को आता है बार बार। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत देंगे जी, तो किसान की जो बदहाली है आज की तारीख में, जी, और अगर आज मोदी सरकार किसानों के लिए बाजार खोलने के लिए तैयार हो गई है, कानून बना दिए हैं, तो ये कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्या कांग्रेस ही किसानों की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है? इस पर एक और वीडियो में आपसे बात करूंगा, तो अगला वीडियो जो है वो इसी पर हम लोग बनाएंगे। आप जुड़े, आपने बहुत विस्तार से जो कुछ चल रहा है, इसके पीछे क्या है, इस पर भी रोशनी डाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।